हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स का पीजीबीपी हेड शुरू किया था और हमने कुछ एक्सपेंसेस देखे थे विच आर अलाउड एज डिडक्शन अंडर पीजीबीपी। इसका मतलब इन एक्सपेंसेस को आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड पर शो कर सकते हो। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम एक और एक्सपेंस की बात करेंगे विच इज अलाउड एज डिडक्शन एंड दैट एक्सपेंस इज डेप्रिसिएशन which is covered under section 32। अब डेप्रिसिएशन अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है और एग्जाम्स में इस पर अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। सो आज की क्लास में और आगे की कुछ क्लासेस में हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक कवर करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। क्लास शुरू करते हैं। तो हमें पता ही है कि डेप्रिसिएशन का जो कॉमनली मेथड्स यूज होते हैं वो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट एज एक्सपेंस इन पीजीबीपी हेड समझने के लिए कि पीजीबीपी में जब आप डेप्रिसिएशन को अपने पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड पे शो अगर कर रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ कंसेप्ट्स पहले समझने होंगे और उसमें से पहला कंसेप्ट है आपका ब्लॉक ऑफ असेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ असेट्स फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ असेट्स कंप्राइजिंग टेंजेबल असेट्स, इनटेंजेबल असेट्स। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी सेम तरीके की असेट्स हैं उनका हमने एक ग्रुप बना लिया है जो कि फॉल करती हैं क्लास ऑफ असेट्स में। और क्लास ऑफ असेट्स का मीनिंग क्या है? टेंजेबल असेट्स या फिर इनटेंजेबल असेट्स। तो असेट्स हमारी दो तरीके की हुई, टेंजेबल या फिर इनटेंजेबल। अब इस टेंजेबल और इनटेंजेबल असेट्स में जो भी सिमिलर नेचर की असेट्स हैं उनको जब हम एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग ग्रुप्स बना लेंगे, तो उन ग्रुप्स को हम बोलेंगे कि ये ब्लॉक ऑफ असेट्स है। जैसे सपोज करो कि अगर हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो टेबल भी फर्नीचर में आता है, चेयर भी आपका फर्नीचर में आता है। ये दो अलग अलग तरीके की असेट हैं लेकिन इनका जो क्लास है वो टेंजेबल असेट्स है और ये चेयर और टेबल जो है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ असेट में आ जाएगा। ये हमारा एक हमने फर्नीचर का ग्रुप बना लिया कि हमारा एक फर्स्ट ग्रुप ऑफ असेट्स जो है वो फर्नीचर का है। अब जितने भी तरीके का फर्नीचर होगा वो इस ग्रुप में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस ग्रुप को, फर्नीचर के ग्रुप को हम बोलेंगे फर्स्ट ब्लॉक ऑफ असेट। ठीक है, तो ये तो आपका एक कंसेप्ट हुआ ब्लॉक ऑफ असेट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। सेकेंड कंसेप्ट इज क्लास ऑफ असेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्लास ऑफ असेट्स हमारी टेंजेबल और इनटेंजेबल असेट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपनी असेट्स को 4 क्लास में डिवाइड कर दिया। तो हम 4 क्लास ऑफ असेट्स ले रहे हैं। फर्स्ट क्लास इज बिल्डिंग, सेकेंड इज फर्नीचर एंड फिटिंग्स, थर्ड इज प्लांट एंड मशीनरी एंड फोर्थ इज इंटेंजेबल असेट्स। अब ये 4 क्लास ऑफ असेट्स में हमारे पास अलग अलग ब्लॉक्स हैं। जैसे मैंने आपको बोला जो सिमिलर नेचर की असेट्स होंगी वो आपका मिलके और एक ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग का जो हमारा क्लास ऑफ असेट है इसमें आपके पास 3 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स है, मतलब 3 तरीके की बिल्डिंग्स हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में एक ब्लॉक है, प्लांट एंड मशीनरी में 5 ब्लॉक्स हैं और इंटेंजेबल एसेट में आपके पास 1 ब्लॉक है। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी में 5 कैटेगरीज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। 5 अलग अलग तरीके की कैटेगरीज हैं प्लांट एंड मशीनरी की और उन कैटेगरीज को हमने ब्लॉक बोल दिया। बिल्डिंग की 3 कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग है, 1 कैटेगरी ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स है एंड 1 कैटेगरी ऑफ इंटेंजेबल एसेट्स है। अब जितने ब्लॉक्स हैं हर एक ब्लॉक का अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। इसमें आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं तो 3 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 5%, 10%, 40%। एक ब्लॉक है तो उस एक ब्लॉक का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। 5 ब्लॉक्स हैं तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15, 20, 30, 40 और 45%। इसमें एक ही है तो 25%, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इधर स्ट्रेट लाइन मेथड हो या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ये आपका फिक्स है
कि 3 ब्लॉक्स हैं, तो फर्स्ट ब्लॉक का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 5%, सेकंड ब्लॉक जो है बिल्डिंग का उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% और थर्ड ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग इज 40%। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी में। अब ये 3 ब्लॉक्स में कौन कौन सी बिल्डिंग आती है या ये 5 ब्लॉक्स में कौन कौन से प्लांट एंड मशीनरी आ रहे हैं, उसका हम एक टेबल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, और एंड में आपका जो फोर्थ है वो आपका इंटेंजिबल असेट्स। यहाँ पे इंटेंजिबल असेट्स। तो ये जो 4 आपको ABCD पॉइंट दिए हैं, ये आपके 4 क्लास ऑफ असेट्स हो गए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमने असेट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया: बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल असेट्स। इसका मतलब ये 4 क्लास ऑफ असेट्स जो हैं, दीज आर एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब हर एक क्लास में हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, मतलब जो सिमिलर नेचर की असेट्स हैं उसको हमने एक ब्लॉक में कैटेगराइज कर दिया है। तो बिल्डिंग में हमने बोला कि 3 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग है हमारे पास। फर्स्ट ब्लॉक में क्या कह रहा है? बिल्डिंग विच आर यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस। होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस के अलावा जो भी बिल्डिंग आपके रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है वो फर्स्ट ब्लॉक में आएगी और उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा 5%। ब्लॉक 2 में बिल्डिंग्स आएंगी अदर देन दोज यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एंड नॉट कवर्ड बाय सब आइटम्स 1 अबव एंड 3 बिलो। इसका मतलब कि रेजिडेंशियल पर्पस के अलावा और ब्लॉक 3 में जो असेट्स आ रही हैं उसके अलावा, इन दोनों ब्लॉक 1 और 3 को छोड़ के जो भी बिल्डिंग्स आपकी रह जाएंगी वो ब्लॉक 2 में कवर होंगी और उस पे लगेगा 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से कैटेगरी हमने बना ली ब्लॉक 3 की, बिल्डिंग के ब्लॉक 3 की। ठीक है। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स में हमने बोला कि हमारे पास एक ही ब्लॉक है, तो किसी भी तरीके का फर्नीचर हो या फिर फिटिंग्स हो, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, वो उस सब पे आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 10%। प्लांट एंड मशीनरी में हमने बोला हमारे पास 5 ब्लॉक्स हैं। 5 ब्लॉक्स में देखो, ब्लॉक 1 में मोटर कार्स आ गई other than those used in a business of running them on hire। ब्लॉक 2 में शिप्स आ गई। ब्लॉक 3 में आपके मोटर बसेस, लॉरीज या मोल्ड्स यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्रीज। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ब्लॉक 4 में एरोप्लेन्स हैं। एरोप्लेन्स ब्लॉक 4 में बहुत सारी कैटेगरीज हैं आपके पास, कंप्यूटर्स भी इंक्लूडेड हैं, फिर गैस सिलेंडर्स, बुक्स। ठीक। और ब्लॉक 5 में मोटर बसेस हैं, टैक्सीज हैं। तो ये आपके पास 5 ब्लॉक्स हैं। और फिर लास्ट में आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स का एक ही ब्लॉक है 25% का। तो ये जो पूरा टेबल है ये आपको इनकम टैक्स की किसी भी बुक में मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये पूरा टेबल आपको याद करना पड़ेगा, तो क्वेश्चंस में जब आपके क्वेश्चन आएगा पीजीबीपी का, तो ज्यादातर तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता है। ठीक है। तो यूजुअली तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना सारा है, आप याद कैसे रखोगे। तो फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में बाय चांस नहीं दिया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आप सेफर साइड के लिए बिल्डिंग में देखो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स और इंटेंजिबल में तो एक ही ब्लॉक है, तो उसमें तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन आता है आपका बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का। तो बिल्डिंग में आप एटलीस्ट फर्स्ट 2 ब्लॉक्स याद रख लो कि फर्स्ट ब्लॉक 1 में हम किसकी बात कर रहे हैं, वो बिल्डिंग्स जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होंगी अदर देन हॉस्टल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस। 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका 5% याद कर लो। ब्लॉक 2 का 10% याद कर लो। ठीक है। तो बिल्डिंग में आपके पास 2 चीजें हो गई याद करने के लिए। फर्नीचर एंड फिटिंग का एक 10% का ब्लॉक ही है, तो उसमें एज सच कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्लांट एंड मशीनरी में 5 है आपके पास, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए आप ब्लॉक 1 का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%, उसको याद कर लो। ठीक है। तो ज्यादातर यही आता है। तो बेसिकली आपको 4 चीजें याद रखनी है: बिल्डिंग का ब्लॉक 1 एंड 2 का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, फर्नीचर एंड फिटिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% होता है, प्लांट एंड मशीनरी का 15% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उसमें एक ही ब्लॉक है
तो वो आपका 25% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इधर या तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो फिर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नहीं दिया है तो फिर इन सेफर साइड के लिए आप एटलीस्ट ये 4% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप याद कर लो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने असेट्स की क्लास देख लिया, 4 क्लास ऑफ असेट्स। हर एक क्लास में हमारे ब्लॉक्स कितने होते हैं और हर एक ब्लॉक का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है वो हमने देख लिया। ठीक है, याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, बिल्डिंग का 5% 10% याद रखना, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी का 15%, इंटेंजिबल एसेट का 25%। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं जो आपको याद रखना है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के टाइम। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं इन केस ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम, यानी अभी जो हमने ब्लॉक ऑफ असेट्स की बात करी, जो हमने पूरा टेबल देखा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, कि हमने दो मेथड्स बोले कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता है या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम के केस में नॉर्मली हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है वो यूज करते हैं, whereas in case of power generating or generating and distributing undertaking, इसका मतलब कोई कंपनी है जो पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, पावर का जनरेशन या फिर पावर का जनरेशन, पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इस तरीके की अगर कोई अंडरटेकिंग है तो उनके केस में डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन ईच एंड एवरी असेट सेपरेटली। क्योंकि मैंने आपको बोला कि इनकम टैक्स में जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, हम ब्लॉक की जो वैल्यू होती है, जैसे हमने अभी ब्लॉक्स देखे, तो जो ब्लॉक की वैल्यू आएगी हम उस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन अगर पावर जनरेटिंग और जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडरटेकिंग है तो उस केस में डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा और हर एक असेट पे सेपरेटली लगेगा। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड कैन बी कंसिडर्ड एज पर द ऑप्शन अवेल्ड बाय द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जो कंपनीज होती हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि ईदर दे कैन ऑप्ट फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड उन्होंने ऑप्ट किया है अपनी असेट्स के लिए तो फिर वो उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि नॉर्मली हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं और ब्लॉक की वैल्यू पे लगाते हैं। ये ब्लॉक की वैल्यू पे कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा वो अभी हम देखेंगे इधर आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वो जब मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगी तो उससे समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू क्लेम डेप्रिसिएशन एज डिडक्शन। इसका मतलब अगर आपको अपने P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन एज एक्सपेंस शो करना है तो ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीनों फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज द असेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी होली और पार्टली। असेट जो है उसका ओनर असेसी होना चाहिए, इधर कंप्लीटली, या तो कंप्लीटली वो असेट उसकी हो, वो ओनर हो, या फिर पार्शियली या जॉइंट ओनर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन असेसी उस पर्टिकुलर असेट जिसके डेप्रिसिएशन की आप बात कर रहे हो उसका ओनर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज द असेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है और प्रोफेशन। हम पीजीबीपी की बात कर रहे हैं, पीजीबीपी में इनकम की टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कोई असेट अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज ही नहीं हो रही तो वो तो अंडरस्टूड है कि पीजीबीपी वाले हेड में ही नहीं आएगी। ठीक है, तो किसी भी असेट के अगर आप डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो तो वो असेट बिजनेस या फिर प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए। The asset must be used during the previous year। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम प्रीवियस ईयर की इनकम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली असेट आपकी प्रीवियस ईयर में यूज होनी चाहिए। तो तीन कंडीशन है, जो असेसी है वो जिस भी असेट पे डेप्रिसिएशन आप निकाल रहे हो उस असेट का ओनर होना चाहिए होली और पार्टली। वो असेट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज होनी चाहिए और कब यूज हो, प्रीवियस ईयर में यूज हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होगी तो आप डेप्रिसिएशन एज
डिडक्शन ले सकते हो पीजीबीपी में। Third condition is depreciation provisions shall apply whether or not the assessee has claimed the deduction in respect of depreciation in computing his total income। इसका मतलब depreciation के जो provisions हैं कि आपने क्लास में डिवाइड किया असेट को, फिर आपने ब्लॉक में डिवाइड किया और फिर आप ब्लॉक की वैल्यू निकालोगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो ये जो प्रोविजंस हैं डेप्रिसिएशन के अंडर सेक्शन 32, ये तो सारे असेसी पे अप्लाई होगा। ये असेसी की चॉइस है कि वो डेप्रिसिएशन को एज डिडक्शन क्लेम करना चाहता है या नहीं चाहता। डिडक्शन क्लेम करने का मतलब है सिंपल P&L के डेबिट साइड पे शो करना। तो डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन आप एज एक्सपेंस शो कर रहे हो या नहीं शो कर रहे हो, वो तो एसएससी के ऊपर है कि वो क्लेम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। लेकिन डेप्रिसिएशन के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे असेसीज पे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब भी आप डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे हो, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो या सेक्शन 32 के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें कि हम ब्लॉक बनाना सीखेंगे कि जो हमने 4 क्लास ऑफ असेट्स की बात करी और हर एक क्लास ऑफ असेट में आपके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो कैसे हम असेट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं अलग अलग, वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि आपको ब्लॉक्स कैसे बनाने हैं असेट के और ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ब्लॉक की। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, द फॉलोइंग आर दी असेट्स ओन्ड बाय एक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 को एक्स के पास जो असेट्स थी वो दी हुई हैं, उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू दी है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक ऑफ असेट्स, वो आपने फाइंड आउट करने हैं, वो आपने बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बिल्डिंग दिया है, मशीनरी दिया है, कार भी आपका मशीनरी में आ जाएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिया है। तो असेट्स को देख के हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो हमने क्लास ऑफ असेट्स की बात करी थी कि हमारे पास 4 क्लास ऑफ असेट्स हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल असेट्स। तो उसमें हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एक क्लास बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक क्लास ऑफ असेट है, फिर मशीनरी का एक क्लास ऑफ असेट है हमारे पास, और हमारे पास फर्नीचर एंड फिटिंग्स का या फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का हमारे पास एक क्लास ऑफ असेट है। तो 3 क्लास ऑफ असेट्स हैं। अब इन 3 क्लास ऑफ असेट्स में हमें ब्लॉक्स बनाने हैं। तो ब्लॉक्स ऑफ असेट बनाने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो देखना है। तो जिन भी असेट्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है वो असेट्स एक ब्लॉक में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाया जहां पे आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था और कुछ असेट्स लिखी हुई थी, ब्लॉक्स लिखे हुए थे, तो हमने देखा था कि बिल्डिंग का जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आती हैं, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ है, फिर सेकंड ब्लॉक का एक 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसी तरीके से हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख रहे हैं और सिमिलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली असेट्स को हम एक ब्लॉक में ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सपोज फर्स्ट क्लास ऑफ असेट की हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की। ठीक है, तो यहाँ बिल्डिंग्स में यहाँ पे हम लिख लेते हैं असेट्स और यहाँ पे उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमें ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू पता चलेगा। तो पहली क्लास ऑफ असेट हम बिल्डिंग्स ले रहे हैं। अब बिल्डिंग में हमें ब्लॉक्स बनाने हैं। बिल्डिंग में सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास 4 बिल्डिंग्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखो कितना है, 10% और 5%। कितने तरीके का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, परसेंटेज क्या है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की, एक तो 10% है,
3 बिल्डिंग्स पे 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है, एक पे 5%। तो इसका मतलब एक ब्लॉक बन जाएगा बिल्डिंग का जिसमें सारी 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली बिल्डिंग आएंगी, और एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली बिल्डिंग आएंगी। ठीक है, तो बिल्डिंग की अगर हम बात कर रहे हैं और बिल्डिंग में हम फर्स्ट ब्लॉक की अगर बात कर रहे हैं, अब जो मैंने आपको टेबल दिखाया था, तो टेबल में अगर लिखा हुआ है फर्स्ट ब्लॉक जो है उसका अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 5% वाले को ही पहले कंसिडर करो। आप फर्स्ट ब्लॉक अपने हिसाब से 10% का भी बना सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक अगर हम ले रहे हैं, सपोज 10% का ही ले लेते हैं, तो बिल्डिंग में फर्स्ट ब्लॉक हम बना रहे हैं उन बिल्डिंग्स का जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। अब इसके नीचे आप मेंशन कर दो कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। तो बिल्डिंग ए होगी, बिल्डिंग ए का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। बिल्डिंग बी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी 10% है, और बिल्डिंग डी, ये 3 बिल्डिंग्स है जिनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। ठीक है, तो इसका 10% का हमने एक ब्लॉक बना लिया बिल्डिंग वाले में, जिसमें सिमिलर 10% वाली सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो हमने ऐड कर दी। अब इनकी जो जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो बिल्डिंग ए की रिटर्न डाउन वैल्यू है 2,40,000, बिल्डिंग बी का है 360, और डी की वैल्यू इज 5,20,000। ठीक है, और इन सब का हम टोटल कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 11,20,000। अब ये जो 11,20,000 आया है, ये आपका बिल्डिंग के 10% वाले ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, ये जो वैल्यू दी हुई थी आपको, ये आपको 1 अप्रैल 2019 की वैल्यूज दी हुई थी, यानी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये 11,20,000 जो आया है, ये आपके बिल्डिंग के फर्स्ट ब्लॉक जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, उस ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू इज 11,20,000। तो मैं आपको वही बोल रही थी कि जब आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो, तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे कि बिल्डिंग ए पे अलग डेप्रिसिएशन 10%, बी पे अलग डेप्रिसिएशन, डी पे अलग डेप्रिसिएशन। हमें ब्लॉक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी तो ये ओपनिंग वैल्यू आई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कुछ हम परचेज करते हैं, प्रीवियस ईयर में ही हमने कोई एसेट परचेज करी या फिर कोई एसेट सेल आउट कर दी, तो वो ब्लॉक में से आपने ब्लॉक की वैल्यू में से लेस करना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ओपनिंग ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको ब्लॉक्स बनाने होंगे। तो हमने क्या किया, हमने असेट का क्लास देखा कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हमने देखा हमारे पास 4 बिल्डिंग्स हैं, फिर उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखा कि कितना डिफरेंट है। हमारे पास 2 कैटेगरीज का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, एक 5% है, एक 10% है। तो सबसे पहले हमने ले लिया कि बिल्डिंग का फर्स्ट ब्लॉक कितने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला, 10% वाला। फिर जितनी भी 10% वाली बिल्डिंग्स है वो हमने यहाँ पे मेंशन करके उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, सबकी रिटर्न डाउन वैल्यू हमने ऐड कर दी। तो ये आपकी ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 10%, बिल्डिंग के 10% वाले ब्लॉक की। ठीक है, अब बिल्डिंग में हमारी एक बिल्डिंग बची हुई है, बिल्डिंग सी, जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है। इसका मतलब बिल्डिंग में ही सेकेंड ब्लॉक बन जाएगा, और ये कौन सा ब्लॉक होगा आपका, 5% वाला। ठीक है, अब जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स हैं जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो हमारी जो बिल्डिंग सी है उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है, और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 1,20,000। ठीक है, तो
इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो आपका बिल्डिंग में 2 ब्लॉक्स बन गए। एक ब्लॉक बना 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ, जिसकी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू इज 11,20,000। दूसरा ब्लॉक बना 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ, जिसकी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू इज 1,20,000। ठीक है, तो हमें और कोई बिल्डिंग हमारे पास है नहीं, तो ये हमने बना लिया। इसी तरीके से आपको मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर का ब्लॉक्स बनाने हैं। तो नेक्स्ट हम असेट में डालते हैं मशीनरी। हम इसको लिख लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी। अब हमारे पास मशीनरी ए बी सी डी और कार भी आपका मशीनरी में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखेंगे। तो हमारे पास टोटल 5 मशीनरी हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफर कर रहा है। 2 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, एक 15% है और दूसरा 30% है। तो जब हम प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं तो 2 ब्लॉक्स बनेंगे, एक 15% वाला, एक 30% वाला। तो फर्स्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ब्लॉक हम 15% वाला बना लेते हैं। अब कौन कौन सी मशीनरी है जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है? तो मशीनरी ए और मशीनरी बी है। मशीनरी ए, मशीनरी बी और डी का भी आपका 15% है। मशीनरी डी और कार का भी 15% है। ठीक है, अब इसके आगे हम रिटर्न डाउन वैल्यू लिख देंगे। मशीनरी ए की रिटर्न डाउन वैल्यू इज 40,000, तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। मशीनरी बी की रिटर्न डाउन वैल्यू इज 1 लाख। फिर मशीनरी डी है, मशीनरी डी की रिटर्न डाउन वैल्यू इज 80,000। फिर है आपकी कार जेड, तो कार जेड की रिटर्न डाउन वैल्यू, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू इज 2,20,000। अब इसका टोटल कर देंगे। ये आया आपका 4,40,000। ठीक है, तो 4,40,000 आ गया आपका प्लांट एंड मशीनरी का जो फर्स्ट ब्लॉक था, जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है। इस ब्लॉक का ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू इज 4,40,000। अब हमारी मशीनरी कौन सी बची थी? 15% वाले ब्लॉक में ए, बी और डी और कार जेड हो गया। 30% वाले ब्लॉक की मशीनरी बची है, मशीनरी सी। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख देंगे सेकेंड ब्लॉक। ये कितने परसेंट वाला है? 30% वाला। और इसमें है आपकी मशीनरी सी, 1,60,000 उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है। तो मशीनरी सी 30% वाले ब्लॉक में, और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू इज 1,60,000। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी में भी 2 ब्लॉक बन गए, एक 15% वाला, एक 30% वाला। 15% वाले ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू इज 4,40,000। 30% वाले ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू इज 1,60,000। तो क्वेश्चन में अगर आपको ब्लॉक्स की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ना दी जाए
तो इस तरीके से आप ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे जो आपको ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है ये असेट की है, ये इंडिविजुअल असेट्स की अलग अलग ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है, ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से ब्लॉक्स बना के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग और सिमिलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली असेट उसमें कम ऐड करके आपके ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर या फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स हमारा थर्ड क्लास ऑफ असेट हो गया। फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अब इसमें हमें देखना है हमारे पास कितना अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। दो तरीके का फर्नीचर एंड फिक्सचर है और दोनों का ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। इसका मतलब इसमें आपका एक ही ब्लॉक बनेगा और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 10%। ठीक है, और 10% में एक तो आ जाएगा आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर, और दूसरा हो जाएगा आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर यूज्ड इन मीटिंग हॉल। अब इन दोनों की जो आपको ओपनिंग वैल्यू दी हुई है 2,40,000 एंड 3 लाख, ये आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। और इस ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू विल बी 5,40,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें समझ में आ गया कि अगर इंडिविजुअल असेट्स दी हैं और उसकी इंडिविजुअल हर एक असेट की अलग अलग ओपनिंग वैल्यू आपको दी हुई है, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, तो आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में फर्स्ट स्टेप विल बी कि आपको ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। किस बेसिस पे आप ब्लॉक्स बनाओगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बेसिस पे। सिमिलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन वन क्लास ऑफ असेट, जैसे हम पहले बिल्डिंग की बात कर रहे थे, तो बिल्डिंग में हमने देखा कि कौन से सिमिलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बिल्डिंग्स हैं, उनको एक में ऐड करके 10% वाले ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। दूसरा हमारा 5% था, 5% में एक ही असेट बिल्डिंग थी, तो उसका ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू 120 आ गया। फिर इसी तरीके से हमने प्लांट एंड मशीनरी का निकाला और हमने फर्नीचर एंड फिटिंग्स का 5,40,000 ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगी कि डेप्रिसिएशन आपको किस वैल्यू पे चार्ज करना है। इस वैल्यू पे आपको चार्ज नहीं करना डेप्रिसिएशन, ये तो हमारी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आई है। अब इसके बाद मतलब आपके प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में असेट्स की वैल्यू क्या थी। अब पूरे प्रीवियस ईयर में हो सकता है आपने और भी कोई असेट्स खरीदी हो, कोई असेट सेल आउट की हो, तो उनको भी आपने कंसिडर करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट रहेगा और कौन किस वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हो जब आपको पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन एज डिडक्शन क्लेम करना है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।